मैं एक सवाल फाइनेंस मिनिस्टर साहब से करना चाहता हूं। क्या इस देश के अंदर गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए और धन्ना सेठों के लिए अलग अलग कानून है? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इम्तियाज जलील 50 लाख रुपए का अगर लोन लेता है और वो लोन डिफॉल्ट करता है तो बैंकों को ये इख्तियार है कि मेरा नाम, मेरे गारंटर का नाम, मैं जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहा हूं उसका एडवर्टाइजमेंट अखबार के जरिए वो देकर मेरी प्रॉपर्टी सीज करते हैं और मुझे बदनाम करते हैं मैं 50 लाख रुपए का लोन लिया हूं। लेकिन अगर कोई किसी ने 5,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है, किसी ने 50,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है, जिसको आप बड़ी आसानी के साथ हर रोज माफ करते जा रहे हैं, पिछले 4 सालों के अंदर आपने कितना पैसा राइट ऑफ किया है? और ये मैं नहीं बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय, ये जवाब कल फाइनेंस मिनिस्टर ने क्वेश्चन आवर के अंदर बताया है। तो सुनिए, उसके अंदर पिछले 4 साल के अंदर कितना पैसा, 8,48,186 करोड़ रुपीस का लोन राइट ऑफ किया गया है। और जब हम इनसे पूछ रहे हैं कि किसका पैसा ये आपने राइट ऑफ किए हैं, तो जवाब सुनिएगा अध्यक्ष महोदय, आपको भी हैरानी होगी जो जवाब फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने दिए हैं। उसमें लिखा है, आरबीआई हैज इन्फॉर्म्ड that under the provisions of section 45E of the Reserve Bank of India Act 1934, RBI is prohibited from disclosing borrower-wise credit information. RBI ये आपको कह रहा है कि हम आपको डिटेल नहीं दे सकते हैं कि कौन बड़े धन्ना सेठों ने पैसा लिया है, ये देश को आप नहीं बताएंगे। आखिर ये पैसा 8,48,186 करोड़ रुपीस आपने राइट ऑफ किए हैं। इसका जवाब आप दीजिएगा कि मेरे लिए कानून अलग कैसा हो सकता है, और जिन्होंने धन्ना सेठों ने पैसा लेकर कोई लंदन भाग गया है, कोई सिंगापुर भाग गया है, उनका नाम भी आरबीआई नहीं बताएगी हमारे को। दूसरा ये है कि मैं अभी सुन रहा था जगदम्बिका पाल साहब को। पाल साहब सुनिए, आप किसानों के बारे में कह रहे थे। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, देश का एक छोटा सा एक शहर है, उस क्षेत्र के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर मराठवाड़ा एक छोटा सा क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर जनवरी से लेके नवंबर 2022 तक महज 11 महीनों के अंदर 940 किसानों ने आत्महत्या की है। मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मराठवाड़ा एक जो देश का एक छोटा सा हिस्सा है, कहीं ना कहीं आपकी कुछ नीतियां गलत हो रही है अध्यक्ष महोदय, कहीं ना कहीं आपकी नीतियां गलत हो रही है। वरना इन किसानों की मौत को आपने सिर्फ एक आंकड़ा बनाकर रख दिए हैं। 940 किसान अगर सिर्फ एक क्षेत्र से मर रहे हैं और ये कहते हैं कि नहीं हमने किसानों के लिए इतना किया है, तो क्या वजह है कि आज किसान अपनी जान दे रहा है? आप ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस स्कीम के अंडर में आपने 10 करोड़ लोगों को दे दिए हैं। आप ये आंकड़ा बताइए, कितने ऐसे गरीब लोग जो पहले हम भी मानते हैं, हम भी खुश हुए थे, हमने भी स्वागत किए थे कि ये लोग जब अलग अलग तरीके से गैस की जगह पहले लकड़ी के ऊपर, कोयले के ऊपर है तो अपना खाना बनाते थे, आपने गैस दिए, लेकिन कितने लोग अब दोबारा रिफिल करने के लिए जाते हैं? क्या यह सच्चाई नहीं है कि पिछले 7 सालों के अंदर, 7 साल पहले गैस के सिलेंडर का रेट 450 रुपये था, आज आपने उसको 1080 रुपये किए हैं, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप जितना पैसा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के ऊपर, वही पैसा अगर आप दे देंगे तो शायद इन गरीबों को फायदा होगा। अनएम्प्लॉयमेंट, आज बेरोजगार, ये आंकड़ा मैं नहीं बता रहा हूं, कोई मनगढ़ंत आंकड़े नहीं बता रहा हूं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इनके आंकड़े आए हैं। तो सुनिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया अभी 8% के ऊपर आया है। 3 महीने का सबसे ज्यादा का आंकड़ा जो है वो अभी आया है। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है आपके पास भी एक EPS 95 की एक स्कीम है। बुजुर्ग लोग, ऐसे बूढ़े लोग, और मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को यह बताना चाहता हूं कि इनके पास भी सर 65 लाख ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन कितनी दी जा रही है? 250 रुपये, 500 रुपये। फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मैं इसलिए मुखातिब हो रहा हूं कि ये मेरे शहर से आते हैं। अगर देश के फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मैं आपको कहता हूं, लीजिए एक नाम भी नोट करिएगा, सुलोचना गडप्पा, 70 साल की महिला है, औरंगाबाद में रहती है। सुलोचना गडप्पा, फाइनेंस मिनिस्टर साहब नोट करिए, आप औरंगाबाद शहर से ही आते हैं। उसको कितनी पेंशन दी जाती है? 250 रुपये। 70 साल की, कोई बच्चा नहीं है, और 250 रुपये के अंदर वो अपना घर का बसेरा करेगी। मेरा यह कहना है कि पेंशन स्कीम के अंदर आपके पास कितना पैसा है?
वो पैसे से ईपीएस 95 के पिछले कई सालों से और हर एमपी को इन लोगों ने खून से अपना लेटर लिखकर आपको निवेदन दिया है कि हमारे लिए कुछ तो भी करिएगा करके, आपके पास भी दिए हैं, आपकी भी फोटो छपी थी उसमें। दूसरा यह है कि आप ईएमआई के रेट्स तो बढ़ा रहे हैं, होम लोन का रेट बढ़ गया, व्हीकल लोन का रेट बढ़ गया, आप एफडी का रेट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? क्या वजह है कि आप ये रेट्स के अंदर तो बड़ी आसानी के साथ फैसला ले लेते हैं, लेकिन एफडी का रेट जब बढ़ाने की बात आती है तो आप इसके अंदर कोई फैसला नहीं लेते हैं। आप एजुकेशन के लिए पैसा मांग रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, अगर स्कूल में टीचर नहीं, कॉलेज में लेक्चरर नहीं और अगर अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं तो वो इमारतें किसी काम की नहीं है। अगर वहां पर अगर आपके पास फैकल्टीज नहीं है, और ये भी मैं मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूं, आप ही ने जवाब दिया है, सरकार ने लिखित में जवाब दिया है, यूनिवर्सिटीज के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर्स कितनी, अध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर्स की कितनी वैकेंसी है? 6180 प्रोफेसर्स की वैकेंसीज है। आईआईटीज और आईआईएम्स, बहुत सारे बीजेपी के हमारे सदस्यों ने कहा कि देखिए हमारे राज्य के अंदर हम कितने आईआईटीज और आईआईएम्स बना रहे हैं। इमारत बनाने से तालीम नहीं पहुंचाई जा सकती है, उसके लिए आपको लेक्चरर्स की जरूरत रहेगी। आईआईटीज के अंदर 4502 लेक्चरर्स प्रोफेसर्स की वैकेंसीज है, आईआईएम्स के अंदर 493 वैकेंसीज है। दूसरा यह है, एक बहुत अहम सवाल, 2015 के अंदर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की, हमने स्वागत किया, पूरे देश ने स्वागत किया कि हर बेघर को घर मिलने वाला है। और प्रधानमंत्री साहब का एक भाषण भी है जिसमें उन्होंने खुद ने कहा है, यूट्यूब के ऊपर आप भी देख सकते हैं, कि 2022 तक हम हर बेघर को घर देंगे। फाइनेंस मिनिस्टर साहब औरंगाबाद से है, 50,000 लोगों ने अप्लाई किया है पिछले 6 साल से। आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं, एक सादा ईंट तक नहीं पड़ा है। बिल्डिंग बनाने की तो बात छोड़िएगा आप, सादा ईंट नहीं पड़ा। अध्यक्ष महोदय सिर्फ एक मिनट, एक सादी ईंट तक नहीं पड़ी है। दूसरा ये है अध्यक्ष महोदय, जाते जाते इस मुल्क को, हमने कल के दिन फाइनेंस मिनिस्टर मैडम कह रहे थे कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, अगर आप एक इतने बड़े माइनॉरिटी के तबके को अगर आप पीछे रखेंगे और आप ये उम्मीद करेंगे कि देश चलेगा आगे, हम क्या कहना चाह रहे हैं? आप हमारी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर दे रहे हैं, आप हमारी मौलाना आजाद रिसर्च फेलोशिप आप बंद कर दे रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि अगर माइनॉरिटीज को हम पीछे रखेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। देश को हम भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप सभी का साथ और सभी के विकास के